आज के इस खास एनालिसिस में आइए 125 साल के एक ऐसे रोलर कोस्टर राइड को डिकोड करते हैं जहां एक ग्लोबल दिग्गज कंपनी ने बार बार पूर्ण आपदा को पूरी तरह से मार्केट के प्रभुत्व में बदल दिया। मतलब ये बिजनेस की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जो हार ना मानने का एकदम सटीक उदाहरण पेश करती है। जरा सोचिए कैसे 19वीं सदी की एक दिवालिया सी पाचन की दवा आज 200 देशों पर राज करती है और तो और विशाल मार्केट्स में अपना खुद का ड्रिंक बॉटल में पैक किए बिना ही $1 बिलियन का साम्राज्य खड़ा कर लेती है। आइए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सच में कॉरपोरेट कंट्रोल के हमारे पूरे भ्रम को तोड़कर रख देता है। तो इस दिलचस्प सफर में हम जिन पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं: पहला, शुरुआत और कोला वॉर्स; दूसरा, क्रिस्टल पेप्सी डिजास्टर; तीसरा, वरुण बेवरेजेस का मास्टर स्ट्रोक; चौथा, ट्रेडमार्क वॉर्स; पांचवां, मशहूर आलू पेटेंट विवाद; और आखिर में इस पूरे एम्पायर से मिलने वाले कुछ जरूरी सबक। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शुरुआत और कोला वॉर्स यानी राख से उठना। किसी भी ब्रांड के लचीलेपन को समझने के लिए उसकी उथल-पुथल भरी शुरुआत को देखना बहुत जरूरी है। 1893 में फार्मासिस्ट केलेब ब्रैडम ने हाजमा ठीक करने के लिए ब्रैड्स ड्रिंक बनाई थी, जो आगे चलकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध के दौरान चीनी की कीमतें 28 सेंट से गिरकर सीधे 3 सेंट हो गईं। अब भारी मात्रा में महंगी चीनी का स्टॉक कर चुके ब्रैडम को इतना भयंकर नुकसान हुआ कि कंपनी ही दिवालिया हो गई। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है सिर्फ $35,000 का ये अविश्वसनीय रूप से छोटा सा आंकड़ा। जी हाँ, 1923 में लॉफ्ट कैंडी ने इसी मामूली सी कीमत पर इस दिवालिया कंपनी को खरीद लिया था। और सच कहें तो यहीं से पेप्सी के एक बेहद शानदार पुनर्जन्म का असली मंच तैयार हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, क्रिस्टल पेप्सी डिजास्टर या कह लें असंगति की समस्या। 1990 के दशक में अमेरिका में पारदर्शी चीजों का एक क्लियर क्रेज शुरू हुआ था। ब्रांड ने इस हेल्थ ट्रेंड का फायदा उठाने की सोची और यही इतिहास की सबसे मशहूर मार्केटिंग गलतियों में से एक हो गई। मार्केटिंग की भाषा में इसे असंगति की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। क्रिस्टल पेप्सी बिल्कुल पानी जैसी पारदर्शी थी, जिसने सेहतमंद होने का एक झूठा एहसास दिलाया, पर असलियत उसमें प्रति 100 ml 50 ग्राम शुगर और पूरी तरह से आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भरे थे। जैसे ही ये भारी डिस्कनेक्ट सामने आया, लोग ब्रांड से एकदम दूर हो गए। और इसी स्थिति का पूरा फायदा उठाया प्रतिद्वंदी कंपनी कोका कोला ने। उन्होंने टैब क्लियर नाम से एक कॉमिक स्ट्रैटेजी लॉन्च कर दी। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बाजार को पूरी तरह कंफ्यूज करना और क्लियर सोडा की पूरी कैटेगरी को ही हमेशा के लिए खत्म कर देना। और कमाल देखिए, ये दाव काम कर गया। 47 करोड़ रुपए के शानदार शुरुआती रेवेन्यू के बावजूद कंपनी को सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपनी क्रिस्टल पेप्सी को बंद करना पड़ा ताकि वो अपने मुख्य ब्राउन कोला को बचा सकें। अब आते हैं तीसरे भाग पर, वरुण बेवरेजेस मास्टर स्ट्रोक, जिसे हम एसेट लाइट इल्यूजन भी कह सकते हैं। मार्केटिंग की इन पुरानी विफलताओं को पीछे छोड़ते हुए आइए उस मॉडर्न सप्लाई चेन जीनियस को देखते हैं जो भारत जैसे विशाल मार्केट में इस ब्रांड को इतना लाभदायक बनाता है। यहाँ एसेट लाइट फ्रेंचाइज मॉडल का असली जादू दिखता है। पेरेंट कंपनी पेप्सी को क्या करती है? वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला और हाई लेवल ग्लोबल ब्रांडिंग या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हैंडल करती है, जबकि उनका भारतीय पार्टनर वरुण बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग, देशव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन और वेयरहाउसिंग का सारा भारी भरकम काम संभालता है। और इस मॉडल का नतीजा देखिए, 2,15,000 करोड़ रुपए। ये चौंका देने वाला मार्केट कैप वरुण बेवरेजेस का है। 2016 से इस पार्टनरशिप ने उनके स्टॉक को 24 गुना तक उछाल दिया है। और तो और आज वरुण बेवरेजेस भारत में पेरेंट ब्रांड पेप्सी की तुलना में 8 गुना ज्यादा शुद्ध लाभ कमा रही है। ये सच में पार्टनरशिप की एक मास्टर क्लास है। लेकिन इस शानदार और लोकल स्तर पर बेहद मजबूत सप्लाई चेन के बावजूद अगर हम मार्केट की असलियत देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। आज भी भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में प्राथमिक प्रतिद्वंदी कंपनी के पास 60% की एक विशाल बढ़त है, जबकि पेप्सी लगभग 27% पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, ट्रेडमार्क वॉर्स। यहां बात होगी मशहूर ये दिल मांगे मोर विवाद की। जब मार्केट में टक्कर इतनी भयंकर हो तो विवादों का कोर्टरूम तक पहुंचना तो तय है। एडवर्टाइजिंग की ये जंग तब एकदम अपने चरम पर पहुंच गई जब प्रतिद्वंदी कंपनी ने कैंपेन लॉन्च करके पेप्सी की मशहूर कैच फ्रेज का सीधे तौर पर मजाक उड़ा दिया। उन्होंने ये दिल मांगे नो मोर का इस्तेमाल किया और पेप्सी को चिढ़ाते हुए पेपी नाम दे दिया। जाहिर है इसके बाद तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी ही थी। जब ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाया
उन्होंने कहा कि ग्लोब डिवाइस और पेप्सी की टैगलाइन पूरी तरह से कॉपीराइट योग्य हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि धारा 29(1) के तहत तुलनात्मक विज्ञापन यानी कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग भारत में कानूनी है, लेकिन सीधे तौर पर किसी प्रोडक्ट को नीचा दिखाना या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी कानूनी नहीं है। अब आते हैं 5वें भाग पर, आलू पेटेंट विवाद यानी FL 2027 कंट्रोवर्सी। ट्रेडमार्क की इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अलग कॉरपोरेशन को एक और विशाल बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विवाद का सामना करना पड़ा, और ये विवाद सीधे उनके स्नैक डिवीजन की कृषि जड़ों से जुड़ा था। दरअसल FL 2027 आलू की एक बहुत ही खास किस्म है। इसमें नमी और शुगर काफ़ी कम होती है ताकि लंबे समय तक चलने वाले चिप्स को फ्राई करते वक्त वो काले ना पड़े। और यही एक खास आलू भारत के 14,000 किसानों से जुड़े एक बहुत बड़े कानूनी तूफान का केंद्र बन गया। अगर इस विवाद की टाइमलाइन देखें तो कहानी 1996 में शुरू होती है। हुआ ये कि 2016 का जो शुरुआती पेटेंट रजिस्ट्रेशन भारत में करवाया गया था, उसे बाद में रद्द कर दिया गया। कारण, क्योंकि कंपनी ने इस ज़रूरी बात को छिपाया था कि इस आलू की किस्म का आविष्कार और व्यवसायीकरण 1996 में ही चिली और अमेरिका में हो चुका था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। न्यायिक परिणाम पर निष्पक्ष रूप से बात करें तो कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के फैसले को सही ठहराया। ये माना गया कि रजिस्ट्रेशन के दौरान पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी और ये किस्म नॉवेलिटी के परीक्षण में विफल रही। इसीलिए इस विशेष बीज पर कॉरपोरेशन का एक अधिकार रद्द कर दिया गया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, एम्पायर से सबक, एक बिजनेस मास्टर क्लास। 125 साल के इस पूरे घटनाक्रम का सार निकालें तो बिजनेस सर्वाइवल के कुछ बेहद कड़े और निर्विवाद नियम सामने आते हैं। सबसे पहला, हमेशा असंगति की समस्या से बचें। ग्राहकों की असली समस्याओं को सुलझाएं। सिर्फ किसी नए ट्रेंड के पीछे आंख मूंद कर ना भागें और कस्टमर को कभी कंफ्यूज ना करें। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ग्रोथ के लिए वरुण बेवरेजेस जैसी एसेट लाइट पार्टनरशिप्स का सही इस्तेमाल करें और कानूनी या पेटेंट फाइलिंग में हमेशा 100% पारदर्शिता बनाए रखें। और इसी के साथ हमारा ये कॉर्पोरेट एनालिसिस खत्म होता है, पर जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता और कैंपा कोला जैसे लोकल ब्रांड्स के आक्रामक उभार के बीच क्या ये विशाल एम्पायर खुद को फिर से ढालकर इसी तरह फलता फूलता रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें ग्लोबल बेवरेज दिग्गजों के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।